सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग मैराथन क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 4 यूनिट ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर दिया है। आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत फ्रूटफुल होने वाली है क्लासेस, क्योंकि आपका कंप्लीट रिवीजन लगभग 45 से 50 मिनट में हो रहा है, जो कि YouTube में आपको बहुत ही कम क्या कोई नहीं दे पा रहा है। मैंने देखा, उसके बाद ही मैंने ये डिसाइड किया था पहले ही। अब फिर से हम लोग अगली यूनिट में आ गए हैं, जिस यूनिट का नाम है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी रहेगा, कम्युनिकेशन भी रहेगा टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में पड़ेगा, और क्या क्या मतलब कंप्यूटर का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, मेनली इंटरनेट और कंप्यूटर का क्या यूज है शिक्षा के क्षेत्र में और इनके क्या लाभ हैं, इन सब चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये पेपर 1 ऐसे है कि आपको मेनली रिसर्च एप्टीट्यूड और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में किस तरह हम लोग इन चीजों का अप्लाई कर सकते हैं, ये जानना है। ठीक है, तो आज के युग में आप अगर खाने में आप कुछ मान लीजिए कमी रह गई, चावल मिला, दाल नहीं मिला, रोटी मिली, सब्जी नहीं मिली, तो आपको अधूरा अधूरा लगता है। इसी तरह आपके जीवन में अगर इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर से आप अवेयर नहीं है, मोबाइल से अवेयर नहीं है, तो आपका जीवन एक अधूरा माना जाता है। तो कंप्यूटर पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर कंप्यूटर की डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को कैलकुलेट करता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट के रूप में हमको देता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में आप सब लोग को थोड़ा सा अंतर अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बहुत धीरे से बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसको बहुत लोग एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ही बता देना चाहता हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि हम क्विक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, आप लोग नोटिस करते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग मतलब कि जैसे ऐसे डिवाइस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे एक हरे कलर के चिप बोर्ड टाइप लगा रहता है, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। रेसिस्टर हो गया आपका, और बहुत सारे आइटम होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिवाइस अभी हम इलेक्ट्रॉनिक में आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को ही समझते हैं। इसमें कुछ ना कुछ मदरबोर्ड लगा होता है और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट जोड़े होते हैं, छोटे छोटे। आपने देखा होगा, रेडियो हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी हो गया उसके अंदर भी आप देखेंगे, मोबाइल है उसके अंदर भी देखेंगे एक प्लेट लगी है मदरबोर्ड और वो हरा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बाहर से पहचान है। टेक्निकली ये कहें तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होता है, और वो आपका क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। जैसे आप टीवी देखेंगे, उसके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसका वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, उसका चैनल चेंज कर सकते हैं। रिमोट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें प्रोग्रामिंग सेट है जिसके माध्यम से आप उसको में बदल सकते हैं। ठीक है, चेंजेस ला सकते हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये कुल कहने का मतलब है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक बेसिक पहचान है। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, इसमें ये प्रोग्रामिंग का सिस्टम नहीं रहता है, इसमें केवल और केवल ये रहता है कि आप ऑन या फिर ऑफ के मोड में चलता है, ऑन और ऑफ के मोड में चलता है। जैसे मान लीजिए आपका फैन हो गया, फैन में क्या करेंगे, आप चालू कर देंगे, बंद कर देंगे, इसमें कोई ना अंदर चिप है ना कोई मदरबोर्ड है। ठीक है, चालू कर देंगे चालू हो जाएगा, बंद कर देंगे बंद कर देंगे। आपका बल्ब है, चालू बंद। ठीक है, हीटर है, चालू बंद। आप उसको ये नहीं कर सकते बल्ब को हम और तेज जला दें और तेज जला दें, नहीं, ये नहीं कर सकते ना। तो उसमें ये सुविधा नहीं होती, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें कोई कोडिंग नहीं है। आपका रिमोट खराब हो जाता है, जल्दी से नहीं बनता, बोलते हैं यार इसका पता नहीं क्या प्रोग्रामिंग खराब है, दूसरा आप ले लीजिए, नहीं बनता इतना आसानी से।
तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइस में केवल इतना ही अंतर है, बेसिकली आपको समझने के लिए, ठीक है। अब आएंगे हम लोग कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप समझ गए होंगे। अब कंप्यूटर के बारे में हम लोग आते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट। अब बीच में क्या होता है आपका प्रोसेस, और बाद में आपका आउटपुट। इनपुट क्या होगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, आउटपुट के रूप में वो डाटा निकलेगा। ये पूरा कंप्यूटर का एक मेन मेथोडोलॉजी है। आप कुछ देंगे, प्रोसेस करके वो आउटपुट दे देंगे। आपने जोड़ने को उसको बोला, वो जोड़ जाड़ के आपको डाटा दे देगा। पहले ये कंप्यूटर कैलकुलेटर की तरह यूज किया जाता है, अब डाटा मेनली कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें आपने बढ़ोतरी किया, आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसके बाद इसका अलग अलग इस्तेमाल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के घटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के मेनली 3-4 घटक होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। 4 घटक होते हैं। हम लोग आगे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में अगला जो टॉपिक है वो आने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा, इनपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट और आउटपुट, हमने घटक बोला ना, और आउटपुट डिवाइसेस आने की संभावना बहुत रहती है। इसमें आपको पहचानना होता है कौन से, क्योंकि ये बहुत दिनों से ट्रेंड चला आ रहा है और ये पूछ लेता है, क्योंकि ये डेली क्यों ये पूछ लेता है, क्योंकि आपको कहीं भी मान लीजिए आप कोई नौकरी में है, आप चाहे प्रोफेसर बने, तो बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत एडवांस की जरूरत नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेस आप बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, लाइट पेन मिलेगा, आप लोग नोट करते जाइए प्लीज। जॉयस्टिक होगा, ट्रैक बॉल होगा, स्कैनर होगा, टच स्क्रीन है, आपका माइक है, वेब कैमरा है, बार कोड हो गया, OMR हो गया। ये बेसिक आपको इनपुट डिवाइसेस है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो जानकारी हो, ठीक है, नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के नाम आप लोग नोट करिए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, साउंड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर्स हो गए। ये इतने क्या हो गए आपको आउटपुट डिवाइसेस में हो गए, ठीक है। अब देखिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है। जब हम इंफॉर्मेशन को जिन इंस्ट्रूमेंट या फिर जिन कंपोनेंट्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन को इंटर करते हैं, फिर देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइसेस है, और जिनके माध्यम से हमको प्राप्त होता है, दिखता है, वो हम आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सिंपल सा बात यही है। तो आप लोगों ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट देख ली, और जितने होते हैं आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा, नहीं तो इतने में काम आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 6-6, 8-8 कम से कम नाम गिना है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर के भाग। देखिए आपका सीपीयू, सीपीयू होता है, समझिए कंप्यूटर में हम लोग कैसे इसमें प्रोसेसिंग होता है और इनके क्या क्या भाग हैं। इनपुट हुआ, किसके माध्यम से इनपुट करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमने कुछ चीजें, हमने 4 कौन कंपोनेंट में बात किया था, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इसी में आप लोग पूरा समझ लेंगे इस डायग्राम में, ठीक है। इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। ये आपका है सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग वाला पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। प्रोसेसिंग में क्या होता है, एएलयू, एएलयू पहला पार्ट है। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जितने भी हमारे काम
लॉजिक से संबंधित रहेंगे। जैसे प्लस करना हो, माइनस करना हो, जोड़ करना हो, गुणा भाग ये करना हो तो आपको एएलयू से करवाना पड़ेगा। सीयू क्या करेगा, कि मेमोरी से जितने भी क्या प्राप्त हुए हैं डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को, उनको लॉजिकली चेक करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा कि ये सही है कि नहीं है, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट होती है हमारे यहाँ। मेमोरी यूनिट में हम मोस्टली स्टोरेज करते हैं, रखते हैं। मेमोरी यूनिट हम बहुत विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो ये एलयू, सीयू और एमयू ये पूरा प्रोसेसिंग का काम है और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन दे देना है। ये मेन पार्ट है। इसमें मेमोरी यूनिट का मेन काम क्या रहता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है और डाटा को स्टोर करके रखना या फिर हैंडल करना। ठीक, तो ये आपका कंपोनेंट्स में हम लोग चारों चीजों इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की बात कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ आपको टर्म आप लोग को मालूम है। एलयू की हम लोग बात कर ले, मेमोरी यूनिट की बात कर ले, सीयू कंट्रोल यूनिट हो गया आपका। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है हाई स्पीड मेमोरी, आप कहीं कोने में लिख लीजिए, हाई स्पीड मेमोरी होती है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड ये होता है कि एक आप देखते हैं कि वो प्लेट होता है, सर्किट होता है जिसमें वेरियस प्रोग्रामिंग की होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स लगे होते हैं। देखने के तौर पर अगर आपको कहें, वो हरे कलर का एक बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, बस क्या है, बस जब मतलब सीपीयू से या फिर कंप्यूटर से जो तार निकल के जाते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर से, और सीधे उसमें क्या बोलते हैं, सीपीयू में लगे होते हैं। कंप्यूटर से सीपीयू में जो तार कनेक्ट होता है उसको बस कहते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक है, आउटपुट आप सबको मालूम है। ठीक है, फिर कंप्यूटर की थोड़ी सी हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं आप सबको मालूम है, ये बहुत फास्ट होता है। एक, ये बाइनरी नंबर पे काम करता है। ठीक है, फास्ट होता है, एक्यूरेसी इसमें होती है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी फंक्शन है, मल्टी टास्किंग है। ठीक है, हाँ, इसकी अगर विशेषता कहें या फिर वो, इसके पास आईक्यू जीरो होता है, आईक्यू जीरो होता है। ये जो आप काम कहेंगे वही करके देगा, अपने दिमाग से, अपने समझ से वो नहीं दे सकता है, जितना आप कहेंगे उतना ही। तो इंसान से तेज कंप्यूटर कभी नहीं हो सकता, ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। कंप्यूटर को किसने बनाया, इंसान ने ही बनाया, बस। फिर आते हैं हम लोग कि अब, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसलिए आगे टॉपिक पे आते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब थोड़ा हम लोग स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया इसलिए थोड़ा सा धीमे थे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे फर्स्ट एक से लेके 5वें जनरेशन तक है। इसमें हमको क्या मेनली देखना है, एग्जाम में क्या आपके आने की संभावना रहती है, तो सबसे ज्यादा इसमें यही रहता है कि आपके उस जनरेशन में मेन जो क्या था कंपोनेंट इस कंप्यूटर का, वो जैसे पहला जनरेशन आता है 1946 में। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर है तो ठीक है, देख लीजिए, आप कहीं नोट कर लीजिए जिसको नहीं मालूम है। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था। अब 1946 में पहला जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें सब मेन कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था इसमें। और पहला कंप्यूटर जो है इनिएक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, कहाँ गया, हाँ, इनेक। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ये मेन कंपोनेंट के तहत पे। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में आपका है ट्रांजिस्टर। मेन कंपोनेंट क्या था, ट्रांजिस्टर। आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। ट्रांजिस्टर दूसरे उसमें आने वाले। ठीक है, भाषा इसमें कौन होती थी, असेंबली लैंग्वेज, एएल। ट्रांजिस्टर एएल भाषा मतलब असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा आपका जनरेशन है, इसमें आपका क्या हुआ, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप आ गई थी। चौथे जनरेशन में इसमें भी
आईसी है यूएलएसआई या फिर वीएलएसआई, माइक्रोचिप भी बोलते हैं, यूएलएसआई, वीएलएसआई, अल्ट्रा, और ये सब चिप का ही पार्ट है। पांचवा जनरेशन आपका है, इसमें एआई बेस्ड कहा जाएगा, जैसे अभी चल रहा है एआई बेस्ड। ये आपके मेन कंपोनेंट, वैक्यूम ट्यूब पहले में, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में आपका आईसी, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी आप कर लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर या फिर यूएलएसआई, वीएलएसआई है ही एआई बेस्ड पांचवे जनरेशन में, जो आपका आज अभी है। ठीक है, लैपटॉप वगैरह किस जनरेशन में है, तो चौथे जनरेशन में आप मान लीजिए। बस जनरेशन से आपको केवल इतने से आपको मतलब होना चाहिए, बाकी आप लोग जो पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं मेमोरी, जो कि एग्जामिनेशन में आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगी 1 नंबर या फिर 2 नंबर पाने के। ठीक है, मेमोरी का आप बेसिक चार्ट देख लीजिए। मेमोरी 2 तरह से होती है, प्राइमरी मेमोरी और आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि रैम, रोम और कैश मेमोरी, 3 मेमोरी इसमें होती है, रैम, रोम और कैश। और आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत अगर देखें, सीक्वेंशियल मेमोरी और आपका एक आता है डायरेक्ट एक्सेस। ये इतना आपका ये डायग्राम मेमोरी से आपको तुरंत याद आ जाते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का काम अब खत्म हो गया है, इसमें मैग्नेटिक टेप वगैरह आते थे, इसका हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको देख लीजिएगा सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये इसका काम अब खत्म है। अब देखिए मेमोरी, रैम, रोम और कैश मेमोरी, यहीं पर हम सारी चीजें समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग सब जानते हैं, रिवाइज हम तुरंत यहीं पर करते हैं। रैम का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है कई एग्जाम में, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी कहलाती है। रैम के प्रकार डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। बस डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम इतना जानना आपके लिए जरूरी है, उसके आगे नहीं। ठीक है, रोम का कितने पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, कभी इनका फुल फॉर्म आ जाए बस। प्रोग्रामेबल रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, और डबल ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये बस यहाँ से फुल फॉर्म आ सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल नहीं पूछा सकता। डिटेल थोड़ा बहुत आपको जानकारी अपने बेसिक स्तर पे होना चाहिए कि रैम और रोम में क्या अंतर है। ठीक है, फुल फॉर्म दोनों का जान रहे हैं। रैम क्या होते हैं, सबसे बड़ा अंतर यहाँ से आप समझिएगा कि रैम का जो नेचर होता है ना, ये वोलाटाइल नेचर होता है बस, और ये नॉन वोलाटाइल। ये खेल है रैम और रोम में। अब समझिए कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या अंतर है। वोलाटाइल अगर टेक्निकल भाषा में बात किया जाए, जो खासकर केमिस्ट्री जानते होंगे या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े व्यक्ति होंगे, तो वोलाटाइल का मतलब समझ रहे होंगे। वोलाटाइल का सीधा मतलब है उड़ने वाला। जैसे आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये हाई वोलाटाइल मैटर बोले जाते हैं। तो ये क्या है, इनको अगर हीट देंगे आप तो वोलाटाइल उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ आप ये समझिए, रैम जो है वोलाटाइल। अगर आपका मान लीजिए कभी पावर कट हो गया, आपका वो सिस्टम बंद हो गया, तो आपका जो डेटा है ना वो उड़ जाएगा, ऐसा समझ के चलिए। ये वोलाटाइल का मतलब हो। नॉन वोलाटाइल रोम में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो चाहे आपका लाइट चली जाए, पावर कट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो रहा आएगा, मतलब हमेशा ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में सेव रहेगा। अब जैसे कि आप समझिए
कि आप जो मान लीजिए कंप्यूटर आपने खोला, कंप्यूटर में आप चला रहे हैं पेंट, कंप्यूटर में आप चला रहे हैं कुछ वर्ड या फिर पावर पॉइंट, ठीक है। तो उस समय आप किस उसमें मेमोरी में काम करें, तो आपका रैम मेमोरी कहलाती है। रैम में आप काम कर रहे होते हैं। आप कोई पेंट बना रहे हैं, तो लाइट चली गई, आपने फिर चालू किया, वो नहीं बचेगा, वो वोलेटाइल नेचर का है, क्योंकि आप वो रैम पे काम कर रहे हैं। तो रैम जैसे मान लीजिए, समझ गए ना। रोम क्या है, रोम आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले से उसमें कुछ प्रोग्रामिंग है, जैसे आप पेंट पेंट खोला आपने, तो पेंट जो वो आपका एप्लीकेशन है, वो वर्ड एप्लीकेशन है, जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, वो आपके रोम में सेव होते हैं, रोम है। तो आप जैसे ही खोलेंगे तो वो आपका मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो आपने काम किया है वो उड़ चुका होगा, वो क्योंकि रैम में चलता है। तो जो आपके सामने जो स्क्रीन चलती रहती है, जो आप खोलते हैं, तो वो आप मोस्टली रैम में काम करते हैं। उसको जब तक सेव अगर नहीं करेंगे तो वो रोम में नहीं जाएगा, और रोम में नहीं जाएगा तो स्थायी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट वोलाटाइल होता है, वो नॉन वोलाटाइल होता है, और स्थायी होता है वो अस्थायी होता है। कौन सा अस्थायी होगा, रैम, ठीक है। इतना बेसिक अंतर है, उसके बाद आप लोग समझ रहे हैं कि क्या, और आपको यहाँ से ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कैश कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है। आप लोग ने कभी फील किया हो कि जैसे मान लीजिए आपने कैमरा खोला, आप कभी कभी देखते हैं कैमरा खोला, आपने क्लिक नहीं किया, लेकिन आप दूसरे टैब में अगर ऐसे मतलब आपने पूरा बैक कर दिया, फिर आप देखेंगे जब टैब खोल के, तो जो सामने का फोटो है ना आपको आ जाता है। आपने आपको लगता होगा कि नहीं यार हमने तो क्लिक ही नहीं किया। आपने इसको आजमाइएगा कभी, कैमरा खोलिएगा, आप सामने जो भी है, मान लीजिए हमारे सामने एक दीवार है, दीवार में कुछ फोटो है, तो वो फोटो दिख रहा है हमको कैमरे से, लेकिन हमने क्लिक नहीं किया, और हमने पूरा होम पेज पे फिर से आ गए, दूसरा कोई टैब खोल लिया। फिर जहां से टैब खोलने का ऑप्शन होता है उसमें हम देखेंगे तो आपको चित्र दिखेगा। तो क्या है, वो कैश मेमोरी है, बहुत फास्ट मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब आप क्लिक नहीं किए फिर भी उसने कैच कर लिया, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए होती है, फिर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो नहीं दिखेगा। ये कैश मेमोरी का काम है, ठीक, कैश मेमोरी। रैम रोम कैश ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। फिर सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग आते हैं सिक्वेंशियल, क्योंकि हम इसमें समय ले रहे हैं, क्योंकि ये मेमोरी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिक्वेंशियल मेमोरी मैग्नेटिक टेप हुआ करते थे पहले, वो होते थे, इसका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, ये आप आउट ऑफ फैशन चला गया, इस किसी काम का नहीं, ठीक है। जिसको जानना है तो प्लीज आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसको। डायरेक्ट डायरेक्ट एसेस एक्सेस वाले सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस में आप देखते हैं कि इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। क्या आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आते थे और हार्ड डिस्क। इनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखा होगा चौकोर आकार की होती थी, ये पहले मेमोरी के लिए रखते थे लोग। और इसमें क्या डायरेक्ट एक्सेस में आ गया, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में आ गया सीडी, डीवीडी, डीवीडी और एसएसडी। मेन आपके काम की आज चीज है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एसएस वाले, ये आपको मेमोरी, जिसमें सीडी, डीवीडी, एसएसडी। और चौथा आपका है फ्लैश कह लीजिए, जिसमें आपका आता है पेन ड्राइव और आपका यूएसबी, ठीक। इसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बस इतना ही जानना है आपको यहाँ पर कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस है। हार्ड डिस्क ये कैसे होते थे, ये देखिए देखने में ऐसे चौकोर आकार के गोल गोल होते थे, ठीक है ना।
इसमें एक फिल्म लगी होती थी, ठीक है, फिल्म का ही काम सब होता है उसमें। फिल्म के माध्यम से कितना इससे प्रकाश जा रहा है, और एक रिबन अंदर लगी होती थी जो डाटा को स्टोर करती थी। इस तरह से हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का डिजाइन होता था। ये बहुत ऐसे मतलब चौकोर होती थी और ये बहुत कम आपको डाटा स्टोर करने को मिलती थी, 20 MB 25 MB, लेकिन स्टोरेज की समस्या बनी रहती थी, ठीक है ना। इसलिए इसको सब हटा के ये डायरेक्ट एसएस में है। डायरेक्ट एसएस में मतलब आप डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें। सीपीयू में आप इसकी देखते होंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सबका जगह होता है एक, वो लगा दो डायरेक्ट एसएस होगा। मेन है ऑप्टिकल सीडी, कंपैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है, सीडी आप लोगों ने देखा होगा, डीवीडी और एसएसडी। एसएसडी आप लोगों ने देखा जो वो आपके ये मेमोरी कार्ड वगैरह, तो एसएसडी कहलाते हैं। फ्लैश ड्राइव सबसे ज्यादा यूज है, जिसमें पेन ड्राइव और आपका यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। पेन ड्राइव आप लोग देखते होंगे, ये बहुत एक्सटेंसिबल होती है, चाहे आप 64 GB 32 GB 128 GB जितना भी खरीदना चाहे उतना खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट एसएस ये डायरेक्ट है। आपको मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी में देखना है, रैम रोम का अंतर समझना है, और डायरेक्ट में ये इन चीजों का नाम जान लेना है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। बस रैम रोम में ही ये रही मेमोरी की बात। फिर मेमोरी की बात, थोड़ी सी मेमोरी यूनिट की हम लोग बात करते हैं। इसको लिखेंगे नहीं, मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बाइट बराबर 8 बिट। एक केबी मतलब देखिए समझिए, केबी बोलूंगा मतलब किलोबाइट, एमबी बोलूंगा मेगाबाइट, जीबी बोलूंगा गीगाबाइट, टीबी बोलो मतलब टेराबाइट, पीबी मतलब पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट और आपका जेटाबाइट और लास्ट में योटाबाइट। अब मैं बताता हूं और आप लोग नोट डाउन करिएगा। एक बाइट बराबर 8 बिट, एक केबी बराबर 1024 बाइट, एक एमबी बराबर आपका 1024 केबी, और एक जीबी बराबर 1024 MB, एक टीबी बराबर 1024 GB, एक पीबी बराबर 1024 TB, एक एक्जाबाइट बराबर 1024 PB, और एक जेटा बाइट बराबर एक एक्जा बाइट, और एक योटा बाइट बराबर 1024 बाइट। ये आपकी मेमोरी यूनिट है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आगे। रैम और रोम में हम लोगों ने अंतर देख लिया था। अब आते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कंप्यूटर में कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ज्यादा आपके काम की चीज बहुत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में हार्डवेयर से थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत कम संभावना है, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो जिन चीजों को हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, उनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, इनको हम छू सकते हैं, इनको हार्डवेयर कहते हैं। इसमें कोई बड़ा गेम नहीं है, ठीक है। अब आती है बात सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नोट डाउन करिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 तरीके से, ठीक है, जिसमें ट्रांसलेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही पार्ट लिखिएगा, एक जनरल पर्पस के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक स्पेशल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। इतना देखिए, मैंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर में 3 तरीके से, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एक डिवाइस ड्राइवर।
बहुत डिटेल तक नहीं जाना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत आपका काम का नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे डिबगिंग हो गया, बायोस हो गया, ठीक है, बस इतना ठीक है। कर्नेल हो गया, इनको ऐसे ही। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर समझिए, सॉफ्टवेयर वो है जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आप छू नहीं सकते हैं, आप फील नहीं कर सकते हैं, वो अंदर चलता है, वही सॉफ्टवेयर। आप जैसे आपके सामने अक्षर कोई लिखा हुआ है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर समझिए, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाता है एग्जाम में, और नहीं एग्जाम में नहीं आया फिर भी आपको जानना थोड़े से जरूरी होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है कि आपको ये लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करता है। सबसे पहली बात, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कैसे करता है कि हाई लेवल से मशीन लेवल में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में ट्रांसलेशन का काम करता है ट्रांसलेटर। क्यों मशीन लेवल में? क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा सिस्टम है, वो हमेशा मशीन लेवल को ही, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ये एक ट्रांसलेटर के काम है। अब ट्रांसलेटर में आपका 3 होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, जिसमें आपका होता है एक, नंबर 1 असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, असेंबलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, और तीसरा आपका कंपाइलर, ठीक है। 3 ये ट्रांसलेटर होते हैं। सबका काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज पर क्या करना? चेंज करना। आप समझिए किस, आप यहाँ से कंपाइलर से मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि किताबों में ऐसा कंपाइलर हमेशा लिखा रहता है, लास्ट में आपका असेंबलर, ठीक है। देखिए अब कंपाइलर का क्या काम होता है कि आपके जो भी डाटा है उसको क्या करेगा कि एक साथ पूरा, मान लीजिए आपको डाटा एक मिला, एक पेज मिला, उसमें डाटा लिखा हुआ है, तो एक साथ वो पूरा पेज को पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो बाद में आपको क्या करेगा, जो भी गलती होगी, जो भी एरर होगा, वो आपको निकाल के देगा। मतलब पूरा पेज बाय पेज ट्रांसलेट करने का काम किसका है? कंपाइलर का। सिंपल सा समझ में आया। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का ये मतलब होता है कि वो कोई पेज आपको अगर डाटा का मिलेगा, इंस्ट्रक्शन का मिलेगा, तो एक एक लाइन वो पढ़ेगा, एक लाइन में गया, कोई गलती अगर वो पकड़ के आ गई, उसको ट्रांसलेट करते टाइम तो वो तुरंत निकाल के देगा, बोलेगा ये गलती आप तब सुधार कर दो, तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि लाइन बाय लाइन पढ़ता है और गलती को तुरंत आपको बता देता है कि आप सुधार करें तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, ये भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तीसरा है आपका असेंबलर। असेंबलर असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज को ये भी ट्रांसलेट करता है। मेनली ये भाषा संबंधित होता है, ठीक है। भाषा वो करता है, आपका ट्रांसलेट करता है। और जैसे वो मान लीजिए आपका क्या हुआ, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको वो करना है, माइनस लिखा है, माइनस कहीं लिखा है, कहीं प्लस लिखा है, इनटू लिखा है, तो ये क्या करेगा? माइनस या प्लस की जगह सब लिखेगा अल्फाबेटली के लैंग्वेज में, SUB, सब्सट्रैक्ट, M से मल्टीप्लाई, एड, इस तरह की चीजों को ये कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? असेंबलर का काम होता है, ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसमें अंतर यही है, कंपाइलर हमेशा पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर पेज लाइन बाय लाइन करता है, और वो भाषा संबंधित, ठीक है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस पे आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये सब इंस्टा चला रहे हैं, सब जनरल पर्पस है।
स्पेशल पर्पस के लिए जैसे मान लीजिए कोचिंग का ऐप बना लिया, बिजनेस ऐप बना लिए, ठीक है। अ, और क्या इंटरप्रेन्योर के लिए आपका ऐप बन गया, वर्कशॉप के लिए आपने वो बना लिए, ऐप बना लिए, तो स्पेशल पर्पस बस। यूटिलिटी आपका डिबगिंग से रिलेटेड है, बायोएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और कर्नेल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना। अब आता है कंप्यूटर की भाषा, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा की अगर बात करें, दो मशीन असेंबली और असेंबली और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वन और जीरो, सिंपल सा मतलब वन और जीरो, मतलब बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज कहीं लिखा रहे एक ही है, वन और जीरो को समझता है। असेंबली लेवल हमने पहले असेंबलर को बताया ना, असेंबली मतलब क्या होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब अल्फाबेट या फिर लिखे हुए मतलब गिनती वाले शब्द को वो क्या करेगा, आपको ये अल्फाबेट में ला देगा, ठीक है, ये करना होता है। तीसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके भाषाओं के नाम देख लीजिए, बेसिक्स, फोटान, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की लिस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है, निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सिंपल सी बात है। ये हुआ लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार थोड़ा ये आप देखिएगा, हमेशा से देखे हुए, कार्य के आधार पर होता है, एक उद्देश्य के आधार पर और एक आकार के आधार पर। कार्य के आधार पर तीन तरीके से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर आप देखेंगे स्पेशल और जनरल। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। अब हम लोग कार्य के आधार की थोड़ी सी बात करते हैं। कार्य के आधार पर एनालॉग देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें फिजिकल या फिर मैकेनिकल एक्टिविटी के द्वारा कोई रिफ्लेक्शन शो होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये घड़ियां होती हैं, घड़ी में क्या होता है, हम लोग चाबी भरते हैं ना, यांत्रिक बल देते हैं, मैकेनिकल फोर्स देते हैं। आपका मोटरसाइकिल का पहिया यांत्रिक बल देने के कारण ओडोमीटर में आपका उसको स्पीड दिखना है। ये कंप्यूटर, इस तरह का कंप्यूटर जो यूज होते हैं इन जगहों में, उनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जिसमें डिजिटली सिग्नल हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेनली उस माध्यम से और आपको डिजिटली शो होते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में जैसे आप देखते थे कांटे वाली घड़ी होती थी, तो मैकेनिकल वर्क कर रही है। इसमें डिजिटल में देख रहे हैं आप, नंबर सीधे दिखता है। हाइब्रिड क्या होता है, दोनों तरह के होते हैं, डिजिटली और वो मोटरसाइकिल आप देखते हो दोनों मीटर उसमें लगे होते हैं, ये कांटा वाला भी और डिजिटल वाला भी, ठीक है, ये हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार स्पेशल और जनरल। स्पेशल मतलब आप सब लोग देखते होंगे कि स्पेसिफिक, जैसे साइंटिफिक यूज के लिए हो गया आपका, इसरो में यूज करते हैं लोग, जो कृषि वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। ट्रेन में आप लोग देखते हो ना, बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं, मेट्रो स्टेशनों में लगे होते हैं, ये स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस मतलब आप पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, आपके ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। फिर आता है आकार के आधार पर, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइक्रो सबसे छोटा होता है, माइक्रो सबसे छोटा होता है और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मिनी उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे आप देखते हैं कि रिजर्वेशन करने के लिए वो काम होता है, बैंक में जो काम यूज होते हैं वो सब आपके मिनी कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के 32 से 64 जीबी तक इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। डिफेंस वर्क में यूज होता है ये, ठीक है, बैंक में हुआ, रिसर्च में हुआ, इसरो वगैरह में साइंटिफिक कामों के लिए ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, फास्ट भी होते हैं, ठीक है, 500 mg फ्लैप की क्षमता इसमें होती है। ये आपका सुपर कंप्यूटर। चार प्रकार के कंप्यूटर है, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आगे कंप्यूटर के प्रकार के बाद कंप्यूटर के नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क आसानी से आप लोग सब देखते हैं, लैन, सबका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लैन, कैन, मैन, वैन और आपका एक पैन, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, आप देखिए कॉलेज, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, इन सब रेंज में जो लगा होता है, 1 से 2 किलोमीटर रेंज में जो लगा होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इथरनेट मतलब
इथरनेट को ही लैन बोलते हैं, इथरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है। इथरनेट कभी आ जाए तो लैन का प्रकार है। इथरनेट मतलब आपस में सबको जोड़ना तारों के माध्यम से, ठीक है। कैन क्या है, मतलब ये 1 से 5 किलोमीटर होता है। हॉस्पिटल, कैंपस, इन सब चीजों मेनली इसका नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये 5 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत होता है, मतलब सिटी वाइज सिटी में जुड़ा होता है, ठीक है, एक सिटी के अंदर ही। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक शहर इसमें जुड़े होते हैं, जैसे दिल्ली जोड़ना हो, कोलकाता जोड़ना हो, मुंबई जोड़ना है, तो ये वैन के अंतर्गत जुड़ा होता है। इंटरनेट कैसे चलता है, ये वैन ही है मान लीजिए, ठीक है, वैन ही है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा पता चला हमको, वैन। इंटरनेट कैसे है, वैन। अंतरराष्ट्रीय अगर कोई कनेक्शन है नेटवर्क का, हो गया वैन, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है पैन। जैसे आप लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, हॉटस्पॉट यूज करते हैं, पैन के अंतर्गत आते हैं। ये कंप्यूटर के नेटवर्क है, इतना आपका हो गया, ठीक है। टोपोलॉजी की बात हम अभी कर लेते हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब कि आपको किस तरह का कंप्यूटर का या फिर सिस्टम का अरेंजमेंट है, जितने भी मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, एक उनका किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है स्टार, बस, ट्री, रिंग और मेश, इतने प्रकार से आपका टोपोलॉजी है। स्टोर टोपोलॉजी ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, ये एक मेन सिस्टम रहेगा, चारों तरफ आपके कंप्यूटर लगेंगे। मान लीजिए बीच में हब लगा है, C1, C2, C3, C4। बस टोपोलॉजी में क्या होगा, बस में क्या होता है, एक मेन लाइन गुजरती है, इसके चारों तरफ कंप्यूटर लगे होते हैं। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके अलग अलग है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि आपका कंप्यूटर है एक, इससे 2 जुड़ गए, 2 से 4 जुड़ गए, तो ये ट्री मतलब एक पेड़ की तरह ये बनता जाता है, ये ट्री टोपोलॉजी हुआ। रिंग टोपोलॉजी ऐसा अरेंजमेंट होता है, C1, C2, C3, ये एक रिंग बनता है, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट होते हैं। मेश टोपोलॉजी ये चार एक दूसरे में 1 2 मान लीजिए सब ये आपस में जुड़े होते हैं, डायगोनली क्रॉस सब, ठीक। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी सबसे बढ़िया टोपोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि अगर एक में गड़बड़ी हुई तो वो उधर से कनेक्ट होता है, ठीक है। ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बस टोपोलॉजी के नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा मेन केबल से जुड़ी होती है, अगर ये खराब हुई तो गए सब, ठीक है। इस तरह से टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी कुल मिला के कंप्यूटर या फिर सिस्टम को किस तरह जोड़ा जाता है उसकी व्यवस्था बताएगी, ठीक है। कुछ डिवाइसेस हैं, उनका काम आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि जो जो डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए मॉडेम, मॉडेम का काम क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन डू मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डू मॉड्यूलेटर। इसमें क्या होता है, मतलब मॉड्यूलेटर में, मॉड्यूलेशन में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को हमेशा एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना डिमॉड्यूलेशन कहलाता है, इतना। फिर आता है हब। हब क्या करते हैं, हब ये सिग्नल सबको भेजते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एग्जाम देखा होगा, ऑनलाइन एग्जाम जितने होते हैं ना, एक हब के माध्यम से होते हैं, सब लोगों को वही डाटा दिखाता है। हब की ड्रॉबैक यही है कि सबको वो डाटा भेज देता है वो, ठीक है। जितने मतलब मान लीजिए काउंटिंग करके वहां सेट कर दिए, 50 लोगों को भेज देना, सबको दिखा दिया, सेम एग्जाम देगा सेम टाइम पे। तो हब के माध्यम से जैसे आपने एग्जाम देते हैं ना, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ा जाता है और वही सिग्नल वो सबको दिखा देता है, ये हब का काम है। स्विच का क्या काम क्या है, स्विच को एक इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी में आया था, इंटेलिजेंट डिवाइस किसको बोलते हैं, तो स्विच को बोलते हैं। इसका काम क्या है कि उसी को वो मैसेज देता है जो जहां जाना होता है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, वहीं पर वो भेजता है। हब और स्विच में यही थोड़ा अंतर है, हब इंटेलिजेंट नहीं, वो सबको दे देता है, स्विच क्या करता है, जिसको भेजना है उसको हम भेजेंगे, ठीक है। राउटर, राउटर में क्या है, एड्रेस देख के भेजते हैं, मतलब वो भी इंफॉर्मेशन को भेजता है, और बहुत सारे इसमें नेटवर्क जुड़े होते हैं। लैन जुड़ा हुआ है, राउटर जो है कई सारे लैन से मिलके जोड़ता है राउटर। जैसे आप लोगों ने वाईफाई देखा होगा,
कि इसमें राउटर लगे होते हैं, कई नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं और कई लोगों तक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर लैन के बाद रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है, वीक सिग्नल को आपको स्ट्रांग करना होता है, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज क्या है, दो नेटवर्क को जोड़ना है, ठीक है। लैन को मान लीजिए मैन से जोड़ना है, मैन को उससे जोड़ना है, तो आपको ब्रिज का काम करना पड़े। गेटवे क्या है, गेटवे का काम क्या है कि अलग अलग प्रोटोकॉल को नेटवर्क में दूसरे से जोड़ना, ठीक है। ये आपका क्या है, एक रास्ता दिखाने का काम है, गेटवे का काम है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, इंटरनेट में। इंटरनेट जो कि आप बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और आज के जमाने में आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो इंटरनेट इंटरनेट के जनक कौन है, विंड सरफ है, ठीक है। ये आपको जानना है। कम्युनिकेशन इसमें यूज होता है, जैसे सेंडर हो गया, मीडियम हो गया, रिसीवर हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, जिससे रूल्स और रेगुलेशन इसका इस्तेमाल करके ये पूरा इंटरनेट का खेल चलता है, ठीक है ना। इसमें देखिए मॉडल देखिए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर क्या कर, इसमें एक ही समय पे एक ही व्यक्ति काम करता है। सेंडर अगर करेगा तो रिसीवर उसको रिसीव करता रहेगा, वो जवाब नहीं दे सकता। जैसे कीबोर्ड से सेंडर ने कुछ टाइप किया, रिसीवर के पास बात वो पहुंचा, फिर वो रिप्लाई करेगा एक समय में एक। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर भेजेगा, ठीक है, एक समय में, और रिसीवर बाद में रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे वाकी टाकी, आप यहाँ से बोलते हैं हाँ हेलो हेलो ये काम कर देना है, वहां वो दूसरा तब तक सुनेगा, फिर वो बाद में रिप्लाई देगा, ठीक है ना। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि रिप्लाई भी नहीं दे सकते। जैसे आप रेडियो हो गया, हम लोग सुनते हैं, रिप्लाई नहीं दे सकते, बस एक ही तरफ से। टीवी हो गया, कहाँ दे सकते हैं रिप्लाई। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ से, जैसे मोबाइल हो गया, इधर से भी मैसेज भेज रहे हैं, उससे मैसेज। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन में ये तीन तरीके हैं, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल समझिएगा। प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक नियम कायदे होते हैं, ये समझिए। इसमें टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। डब्ल्यू इंटरनेट से रिलेटेड जो शब्द है ना, ये एग्जाम में आता है, इसलिए, और खासकर फुल फॉर्म आते हैं ये, इससे ज्यादा डिटेल नहीं आता है, इसलिए मैं डिटेल थोड़ा सा बता रहा हूँ, और बाकी इससे फुल फॉर्म आने की संभावना रहती है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये टिम बर्सन ली द्वारा ये शब्द दिया गया है, ठीक है। अब भारत में इंटरनेट कब आया, तो भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट का पहली बार संचार किया गया, ठीक है। आईपी एड्रेस की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इसमें 0 से लेकर 255 तक की संख्या होती है, ठीक है, और ये हमेशा यूनिक होता है। जिस तरह हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह आईपी एड्रेस कंप्यूटर में होता है। इसका फॉर्मेटिंग अगर देखा जाए तो यूनिक एड्रेस का, इसमें मान लीजिए 192, 193, 194, 195 इस तरह सीक्वेंस में लिखा होता है। 3 अक्षर के बाद एक डॉट, और ये 4 उसमें होते हैं, 1 2 3 4 जोड़ा, इस तरह का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4, IPv6। IPv4 और IPv6 ये अभी ज्यादा हमारे काम का नहीं है, बस इसके प्रकार है। IPv एक थोड़ा इसमें मेमोरी का है, और क्या है, डिजिट का वो अंतर होता है, बस, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आईपी एड्रेस लिखा होता है। आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, मान लीजिए क्लाइंट है, बीच में आपका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस के द्वारा क्लाइंट किसके पास पहुंचेगा, सर्वर के पास इंफॉर्मेशन। अब फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट के। तो आईपी एड्रेस का काम केवल यही है कि उसका लोकेशन या फिर एड्रेस दिखाना, ठीक है, कि कहाँ आपको, आप क्लाइंट के द्वारा कहाँ आपको इंफॉर्मेशन भेजी जाना है, ठीक है। मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फुल फॉर्म आप देखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे आते हैं इंटरनेट के ही टॉपिक में, डोमेन नेम। डोमेन नेम थोड़ा समझिएगा कि डोमेन नेम क्या है। तो आईपी एड्रेस होता था, तो आईपी एड्रेस में आप लोग देखिएगा, अगर इस तरह का लिखा है कुछ मामला, तो हम लोग को समझ में बहुत कम आता था, क्योंकि अल्फाबेट में कितना लिखेंगे हम लोग, कितने नंबर से लिखेंगे। तो उसको सरल करने के लिए डोमेन नेम कर दिया, उसको अल्फाबेट में लिख दिया। जैसे
संख्या की जगह आपको नाम दे दिया गया। जैसे मान लीजिए डोमेन नेम क्या, हाँ, facebook.com। अब पहले फेसबुक मान लीजिए लिखना होता था .com, तो ये सारा लिखना होता था नंबर्स के फॉर्म में। अब क्या कर दिए, इसको डोमेन नेम दे दिए। सिंपल सी बात, तो अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो कितना सारा कोलैप्स हो जाता, इसलिए अलग अलग दे दिया। ठीक है, डोमेन नेम में फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, डोमेन नेम हमेशा एक इसका डोमेन फर्स्ट पार्ट होता है और ये डॉट से हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, पहले जहां जैसे फेसबुक लिखा है ना, यहाँ पर ये गिनती लिखी होती थी। अब इसमें क्या है, जैसे अब कुछ डोमेन नेम, जैसे आप देखेंगे डोमेन नेम, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है, हमेशा यूजर नेम और डॉट के बाद जो होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम बहुत सारे हो सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड है तो .edu, .in है तो मतलब इंडिया, .info है तो मतलब इंफॉर्मेशन, NIC है मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, .org ऑर्गेनाइजेशन, UK मतलब अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन के लिए, US मतलब अमेरिका के लिए, .gov है मतलब गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डोमेन नेम है। उसके पहले उसका वो यूजर नेम फर्स्ट पार्ट कहलाता है। ठीक है, URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, ये भी रास्ता बतलाता है आपको कौन से सर्वर के पास कैसे करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, URL को, URL HTTP, इसका एक फॉर्मेट होता है ना, www, ठीक है, facebook.com। ठीक है, अब इसमें आप समझिए, तो जो ये HTTP है ना, ये प्रोटोकॉल हो गया। फिर ये www जो है सब डोमेन नेम हो गया। फिर फेसबुक जो होगा आपका facebook.com पूरा डोमेन नेम हो गया। ये पूरा डोमेन नेम, सॉरी हमने यहाँ यूजर नेम बताया, ये पूरा facebook.com पूरा ये आपका डोमेन नेम है। तो ये चार पार्ट हो गए। आप ये देखिएगा इस तरह URL में HTTP, तो ये क्या हुआ, प्रोटोकॉल, दूसरा सब डोमेन और डोमेन नेम हो गया। प्रोटोकॉल मतलब नियम, कायदा या फिर शर्त। SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट में आए हैं तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो इस बहुत फायदे में नुकसान भी होता है। वायरस, पहला बात तो वायरस का फुल फॉर्म कई बार आता है, तो फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है, इसमें ये क्या होते हैं, सिंपल से प्रोग्राम होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, आपको बहुत लुभावने तरीके से ये आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनका नाम आप लुभावने देखेंगे, आई लव यू, ठीक है, टिनबा, क्रीपर, इलीजा, ये सब नाम होते हैं बहुत आसान आसान से। ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सही बात है, कर लेते हैं, आई लव यू। तो ये सब वायरस हैं। ठीक है, ऐसे लव भी तो एक वायरस ही है, जो एक प्रोग्राम होता है, आप सबको पता है। अभी प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाता है, सामने वाले की तरफ से या फिर हमारे तरफ से, लेकिन प्रोग्राम तो होता है। तो ये भी एक वायरस है। अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि आपको बहुत नुकसान करता है। कुछ वायरस हालांकि अच्छे भी होते हैं, वो खैर बात की बात है। ठीक है, अब वायरस प्रोग्राम होते हैं, सिंपल सी बात, फुल फॉर्म इसको आप जान लेना, दो चार वायरस के नाम आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये किसका हिस्सा, वायरस वगैरह सब इस साइबर अटैक का है मामला। ठीक है, साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी इसका मामला है। ठीक है, साइबर स्टैकिंग क्या होती है कि जब मतलब किसी भी व्यक्ति की क्या करता है इंसान, निगरानी करता है। मान लीजिए सोशल मीडिया है, फेसबुक कोई चला रहा है तो उसकी कोई व्यक्ति निगरानी कर रहा है, तो आपको साइबर स्टैकिंग कहलाता है। ठीक है,
कि वो व्यक्ति क्या चला रहा है फेसबुक में, उसकी डाटा का इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ जा रहा है, वो सब साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। एक्सटॉर्शन शब्द आता है। एक्सटॉर्शन क्या है? जब वो व्यक्तिगत जानकारी, उसका घर, उसके रिलेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब व्यक्तिगत रूप से जब इंसान पीछे पड़ता है तो एक्सटॉर्शन करता है। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग ये है कि संवेदनशीलता मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल जब करता है, कोई मान लीजिए डेटा उसका पा गया, इंसान का फोटो पा गया, उससे आपको ब्लैकमेल का है, तो साइबर बुलिंग कहलाते हैं। ठीक है। ये साइबर टेररिज्म आप सबको समझ में आता है कि भारत के बाहर, मतलब किसी देश के बाहर या फिर देश में भी हो सकता है, लेकिन मेनली बाहर के लिए यूज किया जाता है टेररिज्म। जब कोई साइबर से प्लानिंग की जाती है, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, ये सब साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आता है। ये वायरस की थोड़ी सी बात हुई। ठीक है। अब थोड़े से हम लोग बात कर लेते हैं अपने काम की चीजें। ईमेल। यह ईमेल क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के उसमें पत्र, लेटर, इसका मामला सब खत्म हो गया है, तो आपको ईमेल से ही काम चलाना पड़ता है और ईमेल के माध्यम से ही आपको सारे इंफॉर्मेशन देना होता है। तो ईमेल क्या है? ईमेल मतलब सीधा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये 1970 में खोजा गया। रे टॉमलिंसन इसकी खोज करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिससे पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, लिख के देते थे, तो अब ईमेल आपको बैठे बैठे घर से कर देना है, आपके मोबाइल से कर देना है, बस। ये आपका ईमेल, आप सब लोग उसमें देखते हैं कंप्यूटर मोबाइल से, इतना तो आप लोग परिचित हैं। इसमें कुछ खास क्राइटेरिया होती है, जैसे मैक्सिमम साइज आप 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज आप 15 GB तक। किसी किसी का स्टोरेज भर गया है, मेरा खुद भर गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि 15 GB स्टोरेज भर गया है, मेरा आउट ऑफ स्टोरेज दिखाता है। किसी को जानकारी हो तो भाई मुझे बता देना कि कैसे उसको स्टोरेज बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हॉटमेल ने पहली बार ईमेल भेजा, ये शुरुआत की थी हॉटमेल द्वारा। ठीक है। और ये किस प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रण होगा? SMTP द्वारा। इस बार एग्जाम में आया था। ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा। ठीक है। प्रोवाइडर कौन है ईमेल में? बहुत सारे हैं। जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, और आप आउटलुक है। ठीक है। मोस्टली आप लोग जीमेल के बारे में ज्यादा जानते हो क्योंकि गूगल द्वारा सर्विस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ईमेल में देखिए, जैसे मान लीजिए सेल्फ स्टडी 27@gmail.com, ये आपका हमारा क्या है? मान लीजिए ईमेल आईडी है। अब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, कभी कभी एग्जाम में देता है कि ये आपका @ के पहले जितना भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है, ये आपका यूजर नेम कहलाता है। इसको कहते हैं। और gmail.com आपका क्या कहलाता है? ये आपका डोमेन नेम। बस यहाँ से यही पूछ लेता है, ये दे देगा आपको कि डोमेन नेम क्या है और ये पार्ट क्या कहलाता है, बस। तो आप लोग जान जाइएगा, @ के पहले जो चीजें लिखी है वो आपका पूरा यूजर नेम, उसके बाद आपका डोमेन नेम कहलाता है। शर्त हमेशा ये रहती है कि ईमेल आईडी हमेशा आपका स्मॉल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में नहीं हो सकता है। इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। ये आपका बहुत सारी शर्तें हैं, जो आपकी बेसिक चीजें हैं, आप सब लोगों को इन सब बातों की जानकारी होगी ही होगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ईमेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम आप लोग कैसे कर सकते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इनबॉक्स हुआ, आउटबॉक्स हुआ, सेंट हुआ, इम्पोर्टेंट हुआ, अटैचमेंट हुआ, स्पैम हुआ। आप लोग मेल खोलेंगे, उसके बाद 3 जो लाइन होती है उसमें आप क्लिक करके कभी देख लेना, जो जो भी होता है मैं कुछ कुछ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे इनबॉक्स हुआ, इनबॉक्स मतलब जितने मैसेज आए हैं वो इनबॉक्स में जाएंगे। आउटबॉक्स मतलब जो भेजे गए हैं आपके द्वारा। सेंट मतलब कि जो भेज दिए गए हैं और उधर रिसीव हो गए हैं। ठीक है। फिर ड्राफ्ट हो गया, जो आप भेजने वाले थे लेकिन भेजे नहीं है, वो ड्राफ्ट में जाते हैं। ट्रेस क्या होता है कि डिलीट करना, एक तरह से मान लीजिए ट्रेस कहलाता है। स्पैम क्या हो? जो आप ईमेल नहीं चाहते हैं, कुछ
अनवांटेड लोगों के द्वारा आपको भेजे जाते हैं, वो स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, ये जंक मेल उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ फंक्शन दिए होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट वाले उसमें फंक्शन में जाती हैं। फिर आता है हमारा क्या, हाँ, इसमें आपको कैसे ईमेल भेजना है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। तो इसमें भेजने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास चार चीजें होती है। कंपोज, आप जाएंगे वहां कंपोज करेंगे, कंपोज करना पड़ता है। क्या, कंपोज, जिसमें टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है, सीसी होता है, बीसीसी। ये चार चीजों के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। टू मतलब, कंपोज मतलब क्या करना है आपको, भेजना है। टू मतलब जिसको भेजना है उसका यूजर नेम लिख दे, यूजर आईडी लिख दे। फ्रॉम मतलब अपना अपने आप ऑटोमेटिकली। सब्जेक्ट किस मुद्दे पे। सीसी क्या है, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, आप मैनेजर हैं, 3-4 एम्प्लॉय को आपने मेल भेजा, तो सबको दिखेगा कि किसको किसको मेल गया है। हर व्यक्ति को ये दिखेगा कि हाँ भाई साहब ने इनको भी भेजा, इनको भेजा, हमको भी भेजा। सीसी मतलब कार्बन कॉपी सबके पास जाएगी। बीसीसी में ये कहेगा, लिखा जाएगा, जिनको आप बीसीसी में डाल देंगे ये नहीं पता चल पाएगा कि किसको किसको भेजा गया है, बस ये लगेगा कि हमको बस भेजा गया है बस। तो बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होता है। ये रहे ईमेल के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने वाले हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। जैसे वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ठीक है, और वेब पेज। आप समझिए, वेब ब्राउजर के नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मेनली हैं, ये वेब ब्राउजर कहलाते हैं। सर्च इंजन में अगर देखा जाए इनकी लिस्ट है गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो, यांडेक्स और बाइडू। ये फेमस क्या है, आपके सर्च इंजन है। फिर इसके बाद आता है वेब पेज। वेब पेज क्या है कि वेब ब्राउजर के अंदर ही वेब पेज होते हैं। वेब पेज के अंदर आपका सर्च इंजन होता है, नहीं, वेब ब्राउजर के अंदर ही आपका सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन के अंदर फिर आपका वेब पेज होता है। देखिए, एक वेब ब्राउजर हुआ, मान लीजिए गूगल क्रोम आपने खोला, पूरा क्रोम खोला, उसके अंदर क्या खुलता है आपका, सर्च इंजन। सर्च इंजन में आपका गूगल खुला। अब जैसे ही आपने गूगल में क्लिक किया उसके बाद जो पेज खुलता है उसको वेब पेज कहते हैं। ठीक है, कभी आए, देखिए सबसे बड़ा क्या, वेब ब्राउजर, उसके अंदर सर्च इंजन, उसके अंदर वेब पेज। अब वेब पेज के अंदर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, जो वेब पेज में पहला पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहते हैं। होम पेज खुलता है, इसी में आपका टास्क बार होता है, आइकॉन्स होते हैं, जो उसमें देखेंगे ना आप लोग लिखे होते हैं, आइकॉन्स बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, उनको सबको तो नाम आपको वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के नाम आप जितना हमने बताया तो उसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, बस, बहुत ज्यादा है नहीं बाकी। अब थोड़ा सा ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आजकल जमाना एआई और रोबोट का चल रहा है। तो एआई और रोबोट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए बेसिक। कॉरेल कॉपेक ने रोबोटिक शब्द पहली बार दिया। ठीक है, एआई के जनक जॉन मैकार्थी हैं, इतना जानना की जरूरत है। कुछ हम लोग रोबोट है, जैसे लक्ष्मी कभी आ गया रोबोट, तो बैंक से रिलेटेड है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। रश्मि जो है हिंदी बोलती है, ये रोबोट है। ठीक है, असीमो क्या है, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, ये असीमो का फुल फॉर्म है, ये एक रोबोट का नाम है। सोफिया रोबोट है, जिसको पहली बार नागरिकता दी गई, किसके बाद, सऊदी द्वारा। ठीक है,
ये आपके रोबोट के मैंने 4-5 नाम दिए, कभी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। रोबोट के जनक कार्ल कापेक को मान लीजिए, रोबोटिक के जनक। एआई बता ही दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एआई की जान लीजिए, एआई में जैसे हर एक, जैसे अमेजन हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इनके अलग अलग एआई वो हैं। एलेक्सा अमेजोन के हो गए, बिक्सबी क्या है सैमसंग के है, सीरी के हुआ एप्पल हो गए, ठीक है। अब ई गवर्नेंस की अगर बात करो तो ई गवर्नेंस के टाइप में थोड़े से बात कर लेते हैं। तो सरकार से लोगों तक जुड़ना, सरकार से बिजनेस तक जुड़ना, बिजनेस को सरकार मतलब लोगों तक जुड़ना क्या कहलाता है आपका ई गवर्नेंस, ठीक है। G2C आपका क्या कहलाता है आपका मतलब कितने टाइप के ई गवर्नेंस के प्रकार हो सकते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। एक G2C होता है, G2E होता है, और G2B होता है, और G2G होता है। G2C मतलब जिससे गवर्नमेंट टू सिटीजन, लोगों से जुड़ना सरकार का, जैसे रेलवे के टिकट वगैरह बनते हैं ना, तो G2C के अंतर्गत। G2E का मतलब गवर्नमेंट से एम्प्लॉय का रिलेशन इसमें लिखा है, जैसे उमंग ऐप हो गया, इसमें सारा जो सरकारी नौकरी में होते हैं ना, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग हो गए, फोर्सेस हो गए, उनके पास उमंग ऐप होता है, उसमें सारी जानकारी होती है। G2B गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़ते हैं, जैसे ऑनलाइन टेंडर्स वगैरह देते हैं, वो G2B के अंदर। G2G गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट आपस में, तो इस तरह ई गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। फिर आते हैं लास्ट, बहुत लास्ट में हम लोग पहुंच गए एकदम इस टॉपिक के। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? बोर नहीं होना यार, मुश्किल से भी 10-15 मिनट, 10 मिनट और है, ज्यादा नहीं। अब देखिए आईसीटी का महत्व क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व है, बहुत हल्का चीज है, इसलिए मैं अब लाया हूँ। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्यों जरूरी है आईसीटी, तो लर्निंग में इफेक्टिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस से ही हम इसको काम कर सकते हैं, दूरी से भी। क्वालिटी इसमें रहती है हमेशा, एक्यूरेसी रहती है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है, और ट्रांसपेरेंसी होती है। ये सब क्यों होता है? आईसीटी का आप लोग महत्व जानते हो, कंप्यूटर मोबाइल, इससे कितने केसेस खुल जाते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी आती है, आप लोग देख ही रहे होंगे, कितना फास्ट काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आईसीटी के लाभ क्या हैं, सब पता है, इसी जैसे महत्व है, इसी से लाभ निकाल लीजिए। ये इंटरेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आज। देखिए सारे काम ऑनलाइन हो गए, आपको आय बनाना हो, निवास बनाना हो, सर्टिफिकेट कोई बनाना, सब ऑनलाइन बन जाता है, ठीक है। कास्ट इफेक्टिव है, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं आपको, किराया देके दुनिया भर कहीं जाना नहीं पड़ता मुख्यालय, आप घर से ही सब कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं, ठीक है। एक साथ पढ़ा सकते हैं लोगों को, हम ऑनलाइन क्लास एक जगह ले रहे हैं, आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं बिहार से, कोई यूपी से, कोई अदर स्टेट से, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे, अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और खुशी होगी कोई अदर स्टेट से होगा तो। अभी मोस्टली यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ से लोग ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्वालिटी, मतलब एक साथ इसमें क्वालिटी भी मेंटेन होती है, ठीक, ये लाभ है, ठीक है। अब कुछ उच्च शिक्षा द्वारा डिजिटल पहल किए गए हैं भारत सरकार में, उनके देख लीजिए। स्वयं स्वयं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। ज्ञान दर्शन के बारे में शिक्षा से संबंधित है। स्वयं प्रभा ये भी पढ़े हैं हम लोग। ई आचार हो गए, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग प्रोग्राम हुआ, ई विद्वान, ये इंपॉर्टेंट डिजिटल पहल हैं 5-6, ये कभी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। सुशासन में आप समझिए स्मार्ट, स्मार्ट शब्द में एक शब्द, इसका फुल फॉर्म स्मार्ट का पूछ सकते हैं, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंसी, स्मार्ट में सुशासन के अंतर्गत आते हैं। अब आपका कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है, इसमें फुल फॉर्म आने की संभावना बहुत रहती है, तो आप लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म आपको काफी सारे याद रखते हैं, जैसे मैं मेन बता देता हूँ। रैम, रोम, आप नोट डाउन करिए, रैम, RAM, रोम, ROM, ICT, CBT, NPTEL, ठीक है, ER नेट, ASCII, ASCII,
बी सी डी, सी डी डीवीडी, डबल ई पी रोम, वैन लैन मैन कैन पैन, एम आई सी आर, ठीक है, एच टी एम एल, एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, सी पी यू, ए एल यू, जी यू आई और यू एस बी, डी एन एस, एल ई डी और बहुत सारे हैं। इतना आप लोग कर लीजिएगा। जो आपको नहीं आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पर बता सकता हूँ, ठीक है। फिर आपको लास्ट है आपका कि आखिर 2 मिनट का और टॉपिक, ज्यादा नहीं है। शिक्षा में आईसीटी का महत्व और लाभ देख चुके हैं पहले ही। अब ये टॉपिक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, किस तरह शिक्षा महत्व और लाभ। तो सिंपल सी बात है कि ये शिक्षा में क्या होगा, महत्व के बारे में देखिए, ये इसमें क्या हुआ, हमारा समय बचता है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाता है, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है, लोगों तक पहुंच बढ़ाता है, टाइम बचाता है, ये सब महत्व है। लाभ भी सब यही है। इतना आपका इस वाले यूनिट से ये जरूरी है। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये रही पूरी आपकी यूनिट कौन सी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप अगर इस क्लास को देख लिए, पूरा देख चुके होंगे, तो अब आपको अच्छा फील होगा। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, एक एक लाइन सब लिख लिए होंगे जो हमने बताया है। अब फिर हम अगली यूनिट के साथ आएंगे अगले दिन। मतलब मेरा ये टारगेट है कि आज 16, 17, 18, 19 तारीख के पहले मैं सारे वीडियोस जो मैंने खासकर 6 यूनिट की बात किया था उनको तो मैं पूरा दे ही दूंगा। डीआई और मैथ और रीजनिंग मैंने पहले ही बोला था, आप लोग खुद से कर सकते हैं। और अगर मैंने 2 महीने पहले डाले हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके उनके भी मैराथन इसी तरह डाले हुए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अभी इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए अग्रिम बधाइयां, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और इन क्लासेस को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।